हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन और रैंकशीट पर। आज हम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, जो 29 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपका पार्ट 1 आ चुका है। अब जो आपका पार्ट 2 आया है, इसमें आपके सभी क्वेश्चन एनालिसिस हो जाएंगे। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मोमबत्ती के दहन के समय मध्य भाग जो मिडिल जोन में कौन सा रंग होता है जो आंशिक दहन को दर्शाता है। चार ऑप्शंस थे आपके। ए नीला, बी ऑप्शन था आपका काला, सी ऑप्शन था पीला और डी ऑप्शन था आपका सफेद। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीला आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि येलो आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिसको आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। जो कंबस्टन के दौरान मोमबत्ती की लो के मध्य भाग यानी कि जो मिडिल जोन में पीला रंग दिखाई देता है, यह भाग जो लुमिनियस जोन कहलाता है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण आंशिक दहन होता है। इसी कारण यह भाग जो होता है वह चमकीला पीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि गोल्ड कोस्ट में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। ऑप्शंस थे। ए पहला, बी ऑप्शन था सेकंड, सी ऑप्शन था थर्ड और डी ऑप्शन था चौथा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि तीसरा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी थर्ड पोजीशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि 2018 राष्ट्रमंडल खेल पूछा था या 2022 की राष्ट्रमंडल खेल पूछा था। मैं आपको दोनों क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 66 पदक जीते थे। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था। ऑस्ट्रेलिया पहले और इंग्लैंड जो था वह दूसरे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि फील्ड हॉकी में गोल के दोनों तरफ बैडमिंटन जो बैकलाइन पर विशेष रूप से गोल्ड के केंद्र से 5 मीटर और 10 मीटर की दूरी पर चिन्हित की गई 300 जो मिलीमीटर लाइनों की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शंस थे। ए 15 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन था आपका 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन था आपका 45 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन था आपका 60 सेंटीमीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि फील्ड हॉकी के मैदान में जो बैक लाइन पर 5 मीटर और 10 मीटर की दूरी दर्शाने के लिए 300 मिलीमीटर लंबी रेखाएं बनाई जाती हैं। 300 मिलीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर जो 0.3 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ब्रैगनेगिंग शब्द का सही अर्थ क्या है। चार ऑप्शंस थे आपके। ए खरीदारी करना, बी ऑप्शन था मोल भाव करना, सी ऑप्शन था व्यापार करना और डी ऑप्शन था उधार लेना। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोल भाव करना आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि जो ब्रैगनेगिंग का अर्थ किसी वस्तु या सेवा की कीमत कम या तय करने के लिए बातचीत करना होता है, यानी कि मोल भाव करना होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन था किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/9 है तो 5/9 का कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन थे। ए 45%, बी ऑप्शन था 55.55%, सी ऑप्शन था 60% और डी ऑप्शन था 44.44%। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि 55.55% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का हिंदी में सही अनुवाद क्या है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस थे। ए सामान्य न्यायालय, बी ऑप्शन था विशेष न्यायालय, सी ऑप्शन था उच्च न्यायालय और डी ऑप्शन था आपका सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि विशेष न्यायालय आपका एकदम करेक्ट आंसर था। स्पेशल जो कोर्ट है उसका सही आंसर है आपका विशेष न्यायालय, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि सर सुप्रीम कोर्ट होता तो उसका सर्वोच्च न्यायालय होता, यानी कि इसका विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट का सही अर्थ है विशेष न्यायालय, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि स्पेशल कोर्ट ऐसे न्यायालय को कहते हैं जो विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित किया जाता है। इसे स्पेशल कोर्ट का सही हिंदी अनुवाद विशेष न्यायालय है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या था। ये क्वेश्चन हम दोनों क्वेश्चन आपके लेकर आए कि 2018 और 2022 राष्ट्रमंडल खेल का कौन सा ऑप्शन थे इसका दूसरा, बी ऑप्शन था तीसरा, सी ऑप्शन था चौथा और डी ऑप्शन था आपका पांचवा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। और जो आपका 2018 का राष्ट्रमंडल खेल था उसमें थर्ड पोजीशन थी, इसमें फोर्थ पोजीशन है। इसे यही बताया कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 61 पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गोंड जनजाति द्वारा पारंपरिक रूप से झूम खेती जो बेवर या
पेंडा के माध्यम से निम्नलिखित में से किस फसल की जाती है? ऑप्शन थे ए गेहूं और जौ, बी ऑप्शन था कोंदो बाजरा और कुटकी, सी ऑप्शन था गन्ना और कपास और डी ऑप्शन था आपका बासमती चावल और सरसों। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि कोंदो बाजार और कुटकी कुटकी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि गोंड ट्राइब द्वारा पारंपरिक झूम खेती, जिसे वेवर या पिंडा कहा जाता है, में मुख्य रूप से मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इनमें कोंदो बाजार और कुटकी प्रमुख फसलें हैं। ये फसलें कम पानी और वन क्षेत्रों में आसानी से उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सौंफ शब्द की शुद्ध वर्तनी कीजिए। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौंफ की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि सौंफ एक मसाले का नाम है जिसका मानक हिंदी वर्तनी सौंप होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कोई घड़ी पूर्व यानी कि एएम में छः 6:30 बजे से 8 मिनट लेट और पीएम से 6:30 बजे से 4 मिनट आगे होती है, तो यह घड़ी अपराह्न में किस समय सही समय बताएगी? चार ऑप्शन थे ए 1:30 बजे, बी ऑप्शन था 2 ढाई बजे, सी ऑप्शन था 3:30 बजे और डी ऑप्शन था आपका 4:30 बजे। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 2:30 2:30 आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि 2:30 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो हम पहले पार्ट लेकर उसमें हमने आपको इसमें 12:30 बताया था, इसका करेक्ट आंसर होगा ये 12:30 नहीं, इसका 2:30 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के किस उद्योग पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन थे ए कृषि उद्योग, बी ऑप्शन था कुटीर उद्योग, सी ऑप्शन था भारी उद्योग और डी ऑप्शन था आपका वस्त्रोद्योग। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भारी उद्योग आपका एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इवन में बताया कि सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया में औद्योगिकरण और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नो क्रेन नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ऑप्शन थे ए असम, बी ऑप्शन था आपका मणिपुर, सी ऑप्शन था मेघालय और डी ऑप्शन था नागालैंड। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि नोक्रेन डांस मेघालय की खासी समुदाय द्वारा एक पारंपरिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद 27 और 28 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया था अनुच्छेद 27 राज्य को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के करों का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर करने से रोकता है, ये एकदम करेक्ट है। अगला को जो सेकंड था आपका कि 28 जो अनुच्छेद 28 राज्य के धन से पूरी तरह पोषित शैक्षिक संस्थानों और धर्म की अनुमति देता है, ये आपका गलत पॉइंट है। यही बताया हमने यही इसी को बताया कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन था केवल एक, बी ऑप्शन था केवल दो, सी ऑप्शन था एक और दो, सी और डी ऑप्शन था एक ना तो दो। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सही कहता है कि किसी व्यक्ति को विशेष धर्म प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल जो 28 आपका कहता है, आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये आपका एकदम करेक्ट था, ये यानी कि इसका करेक्ट आंसर था कथन वन आपका एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उस पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि हम पार्ट 1 में जो क्वेश्चन थे और पार्ट सेकंड में क्वेश्चन से आपकी पूरी वीडियो कवर हो जाएगी, जो पूरे क्वेश्चन थे वो सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन था कि दफा की शुद्ध वर्तनी क्या है? करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दफा इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान और सफाई कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित है? ऑप्शंस थे ए नमस्ते योजना, बी ऑप्शन था पीएम अजय योजना, सी ऑप्शन था उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों का एकदम करेक्ट आंसर था। नमस्ते योजना और पीएम अजय योजना यह अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान और कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित है। नमस्ते योजना और पीएम अजय योजना, यही बताया हमने आपको, इससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि इसको हमने एक्सप्लेन किया कि नमस्ते योजना सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, कौशल विकास और सम्मानजनक रोजगार से संबंधित है, जबकि पीएम अजय योजना अनुसूचित जातियों के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन थे ए पूरी तरह समतल भूमि, बी ऑप्शन था रेतीली भूमि, सी ऑप्शन था दलदली क्षेत्र और डी ऑप्शन था आपका असमतल और एवं उबड़ खाबड़ भूमि। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी
असमतल और ऊबड़-खाबड़ भूमि आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि पेनिनसुलर जो प्लेट्यू भारत का प्राचीन भूभाग है जिसकी भूमि कठोर चट्टानों से बनी और असमतल होती है। ये यह यह जो यहाँ कई पहाड़ियाँ, पठार और घाटियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसे जो उनेविन प्लेट्यू रीजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन थे ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी बी ऑप्शन था जल शक्ति मंत्रालय और डी ऑप्शन सी ऑप्शन था आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और डी ऑप्शन था आपका बुनियादी ढांचा मंत्रालय। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। यह अमृत जो आपका चलाए गए अमृत योजना चलाएगी तो उससे संबंधित है। जिम्मेदार होता है अमृत योजना से जिम्मेदार होता है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो अमृत योजना की कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। अमृत का उद्देश्य शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र और शहरी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उन्नति का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? चार ऑप्शन थे, ए पतन, बी ऑप्शन था विकास, सी ऑप्शन था हानि और डी ऑप्शन था आपका अवनति। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि विकास आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी विकास आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ये बताया कि उन्नति अर्थ प्रगति, तरक्की या विकास होता है, इसलिए इसका सही पर्यायवाची विकास होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था बीजक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन थे ए तुलसीदास, बी ऑप्शन था कबीरदास, सी ऑप्शन था सूरदास और डी ऑप्शन था रहीम। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि कबीर दास आपका एकदम करेक्ट आंसर था। बीजक पुस्तक के रचयिता कबीर दास। इसमें इसकी तीन वाक्य थे। ये आपकी जो बीजक पुस्तक थी इसके तीन वाक्य थे साखी, शबद, रमैनी। और ये जिसके बीजक के तीन भाग थे साखी, शबद और रमैनी, ये तीन भाग थे। इसी को बताया हमने एक्सप्लेन किया कि बीजक संत कबीर की प्रमुख रचना मानी जाती है। इसमें उनके दोहे, सखियां और पद संकलित हैं। यह कबीर पंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 किससे संबंधित? ऑप्शन थे ए राष्ट्रपति शासन, बी ऑप्शन था राज्यों के संघ के प्रति उत्तरदायित्व, सी ऑप्शन था धर्म की स्वतंत्रता और डी ऑप्शन था आपका राज्यपाल की शक्तियां। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ के प्रति दायित्व आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और संघ की कार्यपालिका के निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान जो FYP की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? ऑप्शन थे ए अमेरिका, बी ऑप्शन था ब्रिटेन, सी ऑप्शन था USSR यानी कि सोवियत संघ और डी ऑप्शन था आपका जापान। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ यानी कि USSR आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां से पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान लिया गया था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि 5 ईयर प्लान इन इंडिया की अवधारणा भारत ने सोवियत संघ USSR की नियोजित अर्थव्यवस्था से प्रेरित होकर अपनाई थी। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। 1951 में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो श्रेणी का योग था कि 31 प्लस 33 प्लस 35 डॉट डॉट प्लस 213, जिसमें चार ऑप्शन थे आपके 10,079, बी ऑप्शन था 10,179, सी ऑप्शन था 10,279 और डी ऑप्शन था आपका 10,379। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी 10,179 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? ऑप्शन थे ए राष्ट्रपति शासन, बी ऑप्शन था संघ की न्यायपालिका की शक्ति, सी ऑप्शन था संसद की शक्तियां और डी ऑप्शन था आपका राज्यपाल की नियुक्ति। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने कि आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार जो यूनियन की कार्यपालिका शक्ति शासन के राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमें मिले जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी प्लीज़ ज्वाइन जरूर करें क्योंकि वहाँ पर आपको जो वीडियो की लिंक जरूर मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।